इस वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम नई आर्थिक सुधारणा है में की जो तीसरी जो सुधारणा है या संकल्पना है वो उदारीकरण, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने वैश्वीकरण संकल्पना पढ़ी, उसके बाद में हमने निजीकरण संकल्पना पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उदारीकरण। तो उदारीकरण ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये हम सबसे पहले जान लेंगे। तो उदारीकरण इसका अर्थ ऐसा है कि इस प्रकार से नियंत्रण को ढील में देना या नियंत्रण इस तरह से हटाना ताकि देश का आर्थिक विकास जो है उसको आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, देश का आर्थिक विकास तेज गति से हो। तो देश के आर्थिक विकास होने के लिए जो नियंत्रण है उसको कम कर देना या नियंत्रण को हटाना, उसको ही कहते हैं उदारीकरण। अब ये जो उदारीकरण है, इन उदारीकरण में कौन सी जो क्रिया है वो सम्मिलित होती है। तो उदारीकरण में जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधाएं पहुंचने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासकीय यंत्रणाओं, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। तो ये जो उदारीकरण है, अंत में हम संक्षिप्त में क्या कहेंगे कि उदारीकरण इसका अर्थ ये है कि नियंत्रणों को कम कर देना है या नियंत्रणों को हटाना। और ये नियंत्रणों को इस तरह से हटाया जाए ताकि देश का जो आर्थिक विकास का जो दर है वो बढ़े, देश का आर्थिक वृद्धि दर बढ़े। और ये जो उदारीकरण है, ये उदारीकरण सिर्फ देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार द्वारा की जाती है। अब ये जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की क्या विशेषता है, तो ये हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पहला जो है कि उदारीकरण सभी अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों से भारतीय व्यापार और उद्योगों को उदार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। तो ये उदारीकरण का ये पहला जो लाभ है या विशेषता ये हम बता सकते हैं कि ये जो उद्योगों पे जो नियंत्रण थे, प्रतिबंध थे, ये हटा दिए गए, उनको शिथिलता लाया गया ताकि ये जो उद्योग है वस्तुओं के वो बड़ी मात्रा में सक्षम बने और अच्छे वस्तु का उत्पादन कर सके। दूसरा है कि लाइसेंस परमिट, हर एक उद्योग को शुरू करने के लिए लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता होती है। और ये जो लाइसेंस और परमिट जो है, इसका जो कोटा राज था उसका अंत का जो है वो अंत हो सके, ये संकेत ये उदारीकरण में दिया गया है। क्योंकि पहले हर एक उद्योग को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से जो है लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने धीरे धीरे उदारीकरण इस प्रक्रिया के अंतर्गत धीरे धीरे लाइसेंस प्रक्रिया जो है, उद्योगों को दिए जाने वाली लाइसेंस प्रक्रिया या परमिट, ये धीरे धीरे कम कर दी। गिने चुने जो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है उनको ही अब सरकार के लाइसेंस की आवश्यकता रहेगी। लेकिन छोटे छोटे वस्तुओं का, खास करके लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, जो गृह उद्योग है, वो उद्योग शुरू करने के लिए किसी भी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये लाइसेंस या परमिट जो है इसको समाप्त करने का एक प्रयास ये उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले कि भारतीय उद्योगों में उदारीकरण के लिए क्या सम्मानजनक जगह प्राप्त की है क्या। तो इस संदर्भ में हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो यहाँ पे हमको देखेंगे कि एक संक्षिप्त सूची को छोड़कर उद्योगों में अधिकांश लाइसेंस की जो आवश्यकता थी वो खत्म कर दी गई है। अब ये संक्षिप्त सूची यानी जो बहुत ही सेंसिटिव उद्योग है, वो सेंसिटिव उद्योगों को लाइसेंस की आवश्यकता सरकार ने रखी है। वो क्यों? क्योंकि वो उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग है, देश के सुरक्षा के उद्योग है वो, और कुछ ऐसे सेंसिटिव उद्योग है कि वो सिर्फ सरकार क्यों ही चला सकती है या सरकारी उन उद्योगों को शुरू कर सकती है। तो ऐसे जो सेंसिटिव उद्योग है उनकी सूची सरकार ने बनाई और वो उद्योग को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। और बाकी के जो उद्योग है धीरे धीरे सरकार ने वो बाकी के उद्योगों को जो लाइसेंस निकालने की आवश्यकता थी वो धीरे धीरे उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत खत्म कर दी। उसके बाद में जब दूसरा हम देखेंगे तो व्यावसायिक गतिविधियों को पैमाने तय करने में जो है स्वतंत्रता दी गई। जो निजी उद्योग है वो निजी उद्योग फुल फ्लेज में चले, वो अपना वस्तु का अधिक से अधिक उत्पादन करे और उनकी गतिविधियां जो है वो अधिक बड़े पैमाने पे हो। इसके लिए उदारीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत उनको स्वतंत्रता दी गई ताकि ये जो निजी उद्योग है वो बड़े मात्रा में वस्तु का उत्पादन करे और ये वस्तु का उत्पादन करके ये बेच सके। तो ये उदारीकरण के अंतर्गत एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया।
तीसरा है व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार या संकुचन पर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं गया है, क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां जो भी चलती है, किसी उद्योग को अपना विस्तार करना है, फैलाना है, या उद्योग को संकुचन या बंद करना है, तो किसी भी प्रकार की रोक टोक सरकार द्वारा नहीं होगी। ये उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत शिथिलता दी गई। उसके बाद में चौथा जो है, वस्तु और सेवाओं की आवाजाही पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा, इसको प्रतिबंध को हटाया गया है। तो आवाजाही यानी हम किसी भी देश से वस्तु की आयात कर सकते, किसी भी देश से वस्तु की निर्यात कर सकते। तो आयात और निर्यात पर जो है वस्तु के और सेवा के ये प्रतिबंध हटाया गया है। और वस्तु की जो और सेवा की जो कीमतें हैं, ये तय करने का जो स्वतंत्रता है उस उद्योग को दी गई। इससे क्या हुआ कि उद्योग को ये स्वतंत्र मिलने के कारण, वस्तु की कीमतें तय करने का स्वतंत्र मिलने के कारण, ये जो है उद्योग ये पूर्णतः अपने काम में जो है इतने दक्ष हो गए कि वो अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सके, अपने उद्योगों का विस्तार और विकास कैसे करे, ये सोच उनमें आ गई। तो वस्तु की कीमत तय करना का अधिकार, ये बहुत बड़ा अधिकार, ये उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद में पांचवा जो है, अर्थव्यवस्था पर जो करों की जो दर है, वो करों की दरों में कमी लाई गई। देखिए, उद्योगों के उत्पादन पर सरकार की ओर से कर लगाया जाता है और उसको उत्पादन कर ऐसा कहा जाता है। तो उत्पादन कर जो है सरकार की ओर से लगाया जाता था। तो ये जो वस्तु के उत्पादन का जो कर है, वो करों का प्रमाण कम करे और उद्योगों को उससे छूट मिले करों से। तो ये एक उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये अच्छा निर्णय लिया गया और अनावश्यक नियंत्रणों को उठाया गया, क्योंकि जो भी अनावश्यक, जिसकी आवश्यकता नहीं है उद्योग के ऊपर नियंत्रण रखने की, वो सरकार ने बिल्कुल हटा दिया गया। तो ये जो उदारीकरण है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत सरकार ने एक अहम निर्णय लिया कि करों के दरों को जो है वो प्रमाण कम कर दिया गया और अनावश्यक नियंत्रण को हटा दिया गया। छठवीं ओर बढ़ते हैं हम। ये जो अभी इसके थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि आयात और निर्यात वस्तु और सेवा की जाती है, तो आयात और निर्यात के जो प्रक्रियाओं में सरल बनाना है। सरल बनाना इसलिए, इसका अर्थ है कि भाई पहले हमको किसी दूसरे देश से वस्तु की आयात करनी है तो बहुत बड़ी दिक्कत जाती थी। अब वस्तु की आयात करना है तो सरकार ने सरल बना दी। आप किसी भी देश से वस्तु आसानी से अपने देश में ला सकते, या हमारे देश की वस्तु आप अपनी वस्तु की दूसरे देश में निर्यात कर सकते। तो आयात और निर्यात पर ज्यादा पाबंदी नहीं लाई है, वो प्रक्रिया बिल्कुल सरल बनाई गई है। उसके बाद में भारतीयों के लिए विदेशी पूंजी और प्रायोगिक को आकर्षित करने के लिए बनाया गया। तो भारत में अधिक से अधिक विदेशी पूंजी आनी चाहिए, अधिक से अधिक जो है विदेशी उद्योग अपने भारत में आने चाहिए। जब उद्योग अगर भारत में आते हैं, विदेशी उद्योग, तो अपने साथ में पूंजी लाते हैं और वो उद्योग अपने यहाँ पे स्थापित करते हैं और उन उद्योगों से हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है और हमारे देश का विकास होने में भी मदद होती है। तो ये सब जो 6 पॉइंट्स जो है, ये यही दर्शाते हैं कि उदारीकरण से हमें जो उद्योगों पे जो नियंत्रण था, वो नियंत्रण सरकार ने धीरे धीरे कम कर दिया। उद्योगों में जो शिथिलता लाई गई, और ये उद्योगों में शिथिलता लाना, उद्योगों में जो नियंत्रण थे उसमें शिथिलता लाना और शिथिलता लाके आर्थिक विकास को बढ़ाना, यही उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था। और ये उद्देश्य ये उदारीकरण की संकल्पनाओं से पूर्ण हुआ है। तो इस प्रकार से ये उदारीकरण की संकल्पना बतलाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पहला यूनिट यहाँ पर पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद में हम दूसरा यूनिट जो है वो अगली वीडियो में शुरू करेंगे हम।